नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। दोनों सदनों में कई अहम विधेयक किए जाएंगे पेश। 19 सितंबर तक चलने वाले सत्र में होगी कुल 15 बैठकें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वक्फ संशोधन कानून के साथ ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी होगी सुनवाई। थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहास फुआंगकेटकेओ आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर होगी चर्चा। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने H-1B वीजा कार्यक्रम का किया बचाव। कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारतीय प्रवासियों से हुआ काफी फायदा। और रांची वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। विराट कोहली ने लगाया शानदार शतक। टीम इंडिया ने सीरीज में बनाई 1-0 से बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। 19 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में केंद्र सरकार करीब 10 अहम विधेयक पेश कर सकती है और इसमें न्यूक्लियर एनर्जी, हायर एजुकेशन, कॉरपोरेट लॉ और सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े सुधार शामिल हो सकते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि के साथ शुरू होगी और इसके बाद सरकार महत्वपूर्ण विधायी एजेंडा आगे बढ़ाएगी। मणिपुर जीएसटी द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ये बिल मणिपुर जीएसटी एक्ट 2017 में बदलाव से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 भी पेश होंगे। सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर बिल के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रावधान कर रही है और इसके तहत विशेष वस्तुओं के निर्माण में उपयोग होने वाली मशीनों और प्रक्रियाओं पर उपकर लगाया जाएगा। तो वहीं विपक्ष के रुख को देखें तो तमाम मुद्दों पर गतिरोध के आसार नजर आ रहे हैं, जिसमें एसआईआर, नेशनल हेराल्ड केस और राष्ट्रगीत वंदे मातरम जैसे मुद्दे सबसे अहम दिख रहे हैं। और इसके साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से नव निर्वाचित 3 सदस्य शपथ लेंगे और इसके साथ ही उच्च सदन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को मणिपुर में अपनाए जाने के संबंध में एक संकल्प पेश करेंगे। उच्च सदन में अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंगकेटकेओ आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। थाईलैंड के विदेश मंत्री कल भारत की 4 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। ये यात्रा रणनीतिक साझेदारी और स्थायी संबंधों को मजबूत करने का अवसर है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए थे और वर्ष 2022 में दोनों पक्षों ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि HIV एड्स के खिलाफ एक विश्वव्यापी संघर्ष का प्रतीक है और इस दिन का उद्देश्य HIV के साथ जी रहे लोगों को सहायता प्रदान करना तथा उन्हें आज की दुनिया में HIV के साथ जीने के बारे में शिक्षित करना है।
विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय स्तर के एक आयोजन का नेतृत्व करेंगे और इसका उद्देश्य HIV की रोकथाम, उपचार, देखभाल और भेदभाव उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। ये कार्यक्रम सरकारी नेताओं, विकास भागीदारों, युवा प्रतिनिधियों, सामुदायिक अधिवक्ताओं, एड्स से पीड़ित लोगों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक साथ लाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान नाको की राष्ट्रीय मल्टीमीडिया पहल के अंतर्गत एक नई अभियान वीडियो श्रृंखला का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में एक विशेष लाइव संगीत प्रदर्शन भी होगा, जिसका विषय प्रारंभिक जांच, उपचार का पालन और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना होगा। चक्रवात दितवा कमजोर होकर गहरे दबाव में परिवर्तित हो गया है। ये तूफान फिलहाल कुडालोर से लगभग 90 किलोमीटर पूरब में, कराईकल से 130 किलोमीटर उत्तर पूर्व, पुडुचेरी से 90 किलोमीटर पूरब में और चेन्नई से 140 किलोमीटर पूरब में केंद्रित है और ये उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से लगभग 80 किलोमीटर दूर केंद्रित है और इसके उत्तरी तमिलनाडु से पुडुचेरी के तटों के समानांतर लगभग उत्तर की ओर बढ़ने और कल सुबह तक धीरे धीरे और कमजोर होने की संभावना है। ये कुछ घंटों में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से 40 किलोमीटर और उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी के तट से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर केंद्रित होगा। कराईकल और चेन्नई में डॉपलर वेदर रडार के माध्यम से इस पर नजर रखी जा रही है। चेन्नई, एन्नोर, कट्टुपल्ली, पुडुचेरी, कुडालोर, नागपट्टनम, कराईकल, पंबन और थूथुकुडी पोर्ट पर पोर्ट सिग्नल चेतावनी नंबर 3 जारी कर दी गई है। पोर्ट सिग्नल चेतावनी नंबर 3 का अर्थ है कि बंदरगाह तूफानी मौसम के खतरे में है, जिसमें लगभग 40 से 51 किलोमीटर घंटे की गति से चलने वाली हवाएं शामिल हैं। श्रीलंका में चक्रवात दितवा ने भीषण तबाही मचाई है और तनावपूर्ण हालात के बीच भारत लगातार राहत बचाव अभियान में मदद पहुंचा रहा है। श्रीलंका में खराब मौसम की वजह से कोलंबो हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय नागरिकों को भारतीय वायुसेना और कमर्शियल एयरलाइंस की फ्लाइट से वापस घर भेजा गया। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने भारतीय वायुसेना और दूसरे संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर कोलंबो के भंडार नाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 400 फंसे भारतीयों को निकालने में मदद की। हमको एयरपोर्ट पर पता चला कि इंडियन एयरफोर्स हमें दिल्ली तक लिफ्ट कर रहा है, तो हम खुशी से सामान्य रहते हैं। बहुत खुशी हुई और वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच and we are really escaped. We are rescued from that cyclone impact. Thank you very much. बहुत बड़े मुश्किल से बाहर निकाला है. And it's a great honor and you all really मतलब और भारतीय सेना का हमें बहुत गर्व है and thank you so much and definitely भगवान करे ऐसा किसी के ऊपर इस तरह से इवैक्यूएट करने का मौका ना आए. इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एयर फोर्स इज ऑलवेज विद अस. चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन सागर बंधु जारी है। भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के मुख्य सचिव और त्रिंकोमाली जिला प्रशासन को राहत सामग्री सौंपी, जिसमें जरूरी सामान, सूखा राशन, कपड़े और ईंधन शामिल है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका के अधिकारियों को राहत मदद सौंपी गई और एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि ऑपरेशन सागर बंधु त्रिंकोमाली पहुंच गया है और इसमें कोलंबो में भारतीय समुदाय का योगदान भी शामिल है, जो श्रीलंका के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। भारतीय वायुसेना लगातार श्रीलंका में मदद पहुंचा रही है। विमान C-130J कोलंबो में मानवीय राहत सामग्री लेकर पहुंचा और इसमें लगभग 4 टन भीष्म मॉड्यूलर ट्रॉमा क्यूबस, लगभग 5 टन चिकित्सा सामग्री और एक चिकित्सा दल शामिल है। भीष्म क्यूब आपदा परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया हुआ हाईली ड्यूरेबल मोबाइल प्राइमरी हेल्थ यूनिट है, जिसमें डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट और कॉम्पैक्ट सर्जिकल स्टेशंस शामिल होते हैं। और स्वदेश रवाना होने से पहले कोलंबो के भंडार नाइके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय यात्रियों के आखिरी जत्थे ने भारत माता की जय के नारे लगाए।
party there to see you. भारत माता की जय, भारत माता की जय। I just come back to Delhi. आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण पर सुनवाई करेगा और इस सुनवाई के दौरान देखा जाएगा कि प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक कौन से उपाय किए जा सकते हैं। 27 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान वायु गुणवत्ता पर चिंता जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता की समस्या गंभीर है और इसे तुरंत हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने प्रदूषण के मामले पर नियमित सुनवाई की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि अक्सर दीपावली के समय प्रदूषण से संबंधित मामलों पर सुनवाई होती है, लेकिन उसके बाद ये मामला ही गायब हो जाता है, जबकि ऐसे मामलों में निरंतर निगरानी और नियमित सुनवाई आवश्यक है ताकि ठोस और प्रभावी निर्णय लिए जा सके। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी और कई अन्य लोगों ने सभी वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अपने अंतरिम आदेश में कानून के कुछ प्रावधानों के लागू होने पर रूप से रोक लगा दी थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इसके पक्ष में संवैधानिकता की पूर्व धारणा को रेखांकित किया है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। लंबे समय से चले आ रहे इस मामले में अभी तक वाद बिंदु तय नहीं हो सके हैं और कोर्ट फिलहाल हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं पर लगातार सुनवाई कर रहा है। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के नक्सल उन्मूलन और नक्सलियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कुल 37 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 65 लाख के 27 इनामी माओवादी भी शामिल हैं। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का फायदा उठाते हुए पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत 37 माओवादी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर पिछले 20 महीनों में दंतेवाड़ा जिले में 165 इनामी माओवादी सहित कुल 508 से अधिक माओवादियों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा को अपनाया है। इसमें टोटल 27 इनामी है, वो 37 में 27 इनामी नक्सली है, कुल 65 लाख का इनामी। 2024-25 साल जो है लगातार ऑपरेशन चलता रहा है। जीआरपी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ सभी ने मिलकर लगातार ऑपरेशन किए। हमारे जिले, पड़ोसी जिले सभी जगह मिलकर, और इसी का विभिन्न मुठभेड़ भी हुई है और साथ में कई सरेंडर्स भी हुए हैं और आप लोगों के माध्यम से लगातार हम लोगों ने अपील भी किया है सरेंडर के लिए। और तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में तिरुपत्तूर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 सरकारी बसों की आमने सामने की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे में करीब 40 लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिसका मदुरै, कराईकुड़ी और तिरुपत्तूर के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और बताया जा रहा है कि तिरुपत्तूर से कराईकुड़ी जा रही एक सरकारी बस और कराईकुड़ी से डिंडीगुल जा रही एक अन्य बस की आमने सामने की टक्कर से यह भीषण हादसा हुआ है और इस दुर्घटना में दोनों बसों के आगे के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए और जिससे कई यात्री बस में फंस गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस से तिरुपत्तूर सरकारी अस्पताल और आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया और इस दुर्घटना में मौके पर ही दोनों बसों के चालक समेत 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य तिरुपत्तूर के सरकारी अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे पर उपराष्ट्रपति ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में हुए दुखद सड़क हादसे में हुई जानमाल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार। है ना, पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओ गॉड, सचिन। सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें MSME बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से MSME लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। धार्मिक नगरी वाराणसी काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये पहल दोनों क्षेत्रों के सांस्कृतिक सेतु को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। काशी और तमिलनाडु के ऐतिहासिक संबंधों के भव्य उत्सव की शुरुआत कल से होने जा रही है, तो वहीं इस आयोजन में भाग लेने के लिए छात्रों का पहला समूह तमिलनाडु से काशी के लिए रवाना हो चुका है। इस समूह में कन्याकुमारी से 43 छात्र, जबकि तिरुचिरापल्ली से 86 और चेन्नई एगमोर से 87 छात्र शामिल हुए हैं। ये छात्र विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से हैं, जो कि वाराणसी में होने वाली सांस्कृतिक, शैक्षिक और अनुभवात्मक गतिविधियों में भाग लेकर दोनों क्षेत्रों के बीच प्राचीन सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक संबंधों को पुनः सशक्त करेंगे। काशी तमिल संगमम देश की विविधता में निहित एकता की उस विरासत को पुनर्पुष्ट करता है, जो भाषा, साहित्य, संगीत, भक्ति, परंपरा एवं दर्शन को एक सांस्कृतिक धारा में प्रवाहित करती है। वाराणसी काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण यात्रा की अत्यंत सकारात्मक और जोशीली शुरुआत को दर्शाता है। और काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण को लेकर लोगों में भी खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में BHU के छात्रों ने रन फॉर KTS के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस आयोजन का उद्देश्य काशी तमिल संगमम को ऊर्जा और एक मकसद देना था। दरअसल काशी तमिल संगमम तमिलनाडु और काशी को जोड़ने वाले रिश्ते का जश्न है, जो हर कदम विरासत, एकता, साझा गर्व की झलक दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, जहां ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में सरस आजीविका मेले का शुभारंभ करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश भर के 25 राज्यों से स्वयं सहायता समूहों की लगभग 3000 लखपति दीदियां इस मेले में भाग लेंगी। मेले में खाने के कुल 62 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें 50 में ताज़ा भोजन परोसा जाएगा और 12 स्टॉलों में प्राकृतिक खाद्य उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि मेले में हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात भाग लेंगे। मेले में दिल्ली और आसपास के शहरों से आए लोग 500 से ज्यादा व्यंजनों का लुत्फ ले सकेंगे। मेले में देश की खाद्य विविधता देखने को मिलेगी। मेला आम जनता के लिए 9 दिसंबर तक सुबह 11:30 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहेगा। और बता दें आपको कि तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर संदेश में लिखा है कि तमिलनाडु के शिवगंगा में हुए दुखद हादसे में लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती हूं। और आगे बढ़ते हैं, जहां भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। ये 14 दिवसीय अभ्यास 17 से 30 नवंबर 2025 तक चला। अभ्यास के 8वें संस्करण में दोनों सेनाओं ने कुल 240 कर्मियों ने भाग लिया। अजय वॉरियर 25 का मुख्य उद्देश्य अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों की क्षमता बढ़ाना था। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्कृष्ट सैनिकों का
सम्मान शामिल था, जो अभ्यास के दौरान बनी सौहार्दपूर्ण भावना को दर्शाता है। समापन समारोह में आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियार प्रणालियों से युक्त उपकरणों का प्रदर्शन भी शामिल था। अभ्यास अजय वॉरियर 25 के भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत रक्षा सहयोग को सुदृढ़ किया और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वहीं भारत की समुद्री ताकत को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक दल के एक अहम कदम उठाया है और इसके अंतर्गत गोवा शिपयार्ड से तीसरा तेज गति पेट्रोल जहाज अमूल्य को शामिल किया गया है। GSL द्वारा बनाया गया ये जहाज पारादीप में तैनात होगा, जो तटीय सुरक्षा मजबूत करेगा और इस जहाज में 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री वाले जहाज में आधुनिक हथियार एवं नियंत्रण प्रणाली है, जो आत्मनिर्भर भारत को और आगे बढ़ाने में सहायक होगा। टेस्ला के CEO एलॉन मस्क ने H-1B वीजा कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारतीय प्रवासियों से काफी फायदा हुआ है। उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान ये टिप्पणी की। मस्क ने कहा कि अमेरिका को भारत से उच्च कुशल श्रमिकों की अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है और साथ ही उन्होंने कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा वीजा प्रणालियों के दुरुपयोग की भी निंदा की। मस्क ने कहा कि अमेरिका को भारतीय प्रतिभाओं से बहुत लाभ हुआ है। एलॉन मस्क ने कहा कि उनकी कंपनियों को विशिष्ट पदों को भरने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों की हमेशा कमी रहती है। मस्क की ये टिप्पणी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में H-1B कार्यक्रम के बीच आई है, जिसमें कुशल विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी एक सख्त नियामक रुख अपनाया है। 1 फरवरी को होने वाली इंडियन नेवी हाफ मैराथन की तैयारियां जोरों पर हैं। नई दिल्ली चाणक्यपुरी स्थित संगम हॉल में आज एक सादे लेकिन गरिमापूर्ण समारोह का आयोजन किया गया, जहां इंडियन नेवी हाफ मैराथन की आधिकारिक जर्सी और मेडल का अनावरण किया गया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि नौसेना के वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर, चीफ ऑफ पर्सनल स्टाफ ने मैराथन के प्रतीक चिन्हों का अनावरण करते हुए कहा कि इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं को फिटनेस और अनुशासन के प्रति प्रेरित करना है। हमने इस साल फरवरी में अपना फर्स्ट एडिशन दिल्ली में शुरुआत की थी हमारे हाफ मैराथन की, और उसमें ऑलमोस्ट 12,000 लोग आए थे। इस बार हम उसको और थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं, एटलीस्ट 15 से 18,000 लोग पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं। और हमारा मकसद ये रहता है कि हम अपना आउटरीच जारी रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविल कम्युनिटी जो है हमारे साथ जुड़ें और नेवी के साथ दौड़ें और नेवी के बारे में जानें। और रांची में खेले गए पहले वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया और इस मैच में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 52 बार शतक लगाकर इतिहास रच दिया। वे अब किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो वहीं टीम इंडिया की रन मशीन रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का माइलस्टोन अपने नाम किया है और यही नहीं, रोहित विराट की जोड़ी अब भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली जोड़ी भी बन गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों के बीच 109 गेंदों पर 136 रनों की साझेदारी देखने को मिली। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार शतक जड़कर अपने करियर का 52वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 83वां शतक जड़ा। इसके साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी प्रारूप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। कोहली से पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। कोहली ने 102 गेंदों पर सैकड़ा पूरा किया। ये इस साल उनका वनडे प्रारूप में दूसरा शतक है। इससे पहले उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाए थे। कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में 120 गेंदों पर 11 चौकों और 7 छक्के की मदद से 135 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। रोहित ने ये उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान हासिल की। इस मैच से पहले रोहित ये उपलब्धि हासिल करने से 3 छक्के दूर थे और उन्होंने इस मैच में 3 छक्के लगाते ही पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया।
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान अफरीदी ने अपने वनडे करियर में कुल 351 छक्के लगाए हैं, लेकिन रोहित के नाम अब इस प्रारूप में 352 छक्के हो गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।